بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پوری کوشش ہے کہ غریب گھرانوں کے بچوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کا مستحق گھرانوں کے لیے اسکول وظائف کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ ایف بی آر نے جولائی سے اگست کی مدت میں ہدف سے 23% زائد 850 ارب ٹیکس اکٹھا کیا۔ مالی سال کا 5829 ارب کا ٹیکس وصولی کا ہدف بآسانی حاصل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ ہم کوئی شہادت بھولے نہیں، ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ پاکستان کی آزادی اور امن شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ 65 کی فتح کے 56 سال مکمل۔ پاکستان کے طول و عرض میں شہداء کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم کرے اور تعمیر نو میں ہماری مدد کرے۔ یقین دلاتے ہیں کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ اور دوسرے ملک افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کریں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی اپیل۔ 2023 کے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات صاف، شفاف اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ مریم صفدر اور نواز شریف دونوں عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ مریم صفدر عدالتوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اور معاون خصوصی شہباز گل کی نیوز کانفرنس۔ ستمبر کے آخر تک ملک کے 24 شہروں کے لیے ویکسینیشن کا ہدف مقرر۔ ملک کی 60% اہل آبادی کی جزوی جبکہ 40% اہل آبادی کی مکمل ویکسینیشن کی جائے گی۔ ترقی اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ۔ مریم نواز جرت سے کام لیں، اپنی اور نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف التوا لینے کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی درخواست دیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔ سوات میں ابا صاحب چینا کے مقام پر 2300 سال پرانی تہذیب کی دریافت اور گلگت بلتستان میں واقع وادی چندہ کی خوبصورتی کا احوال بھی کیبنٹ آر کا حصہ۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے 20 رکنی قومی ون ڈے اسکواڈ کا اعلان۔ قومی ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے۔ افتخار احمد اور خوشدل شاہ کی اسکواڈ میں واپسی۔ زاہد محمود، شاہنواز دانی، محمد وسیم جونیئر اور محمد حارث بھی ٹیم کا حصہ۔ السلام علیکم، کیبنٹ آر میں خوش آمدید۔ میں ہوں شاہد نسیم۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ کل اور آج
वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, जिन्होंने कहा है कि बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि गरीब घरानों के बच्चों को तालीम के मौक़े फराहम किए जाएँ। इस्लामाबाद में एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क में मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि तालीम के शुबे में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे इकरामुल्लाह महसूद अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क में मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में बच्चियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। तालीमी याफ्ता माँ न सिर्फ अपने बच्चों बल्कि घराने और माशरे के लिए भी फायदा मंद है। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें स्कूल में होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस हवाले से हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया उसके लोग होते हैं, और जब आप लोगों को तालीम ही नहीं देते तो आप अपने सरमाया को भी ज़ाया करते हैं और बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफ़ी करते हैं उस तबके पे। बाहर की दुनिया मगरब ये कहती है कि जी हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मैंने ऐसे घर नहीं देखे जिधर माँ बाप अपने बच्चों को चाहें कि वो पढ़े ना। जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनके लिए फैसिलिटेट करें, वो नहीं थी अब तक। हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम आसानियाँ पैदा करें, स्कूल उधर बनाएं जिधर के आसान हो के बच्चे और बच्चियों के लिए पढ़ना। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से बच्चों की स्टाइपेंड्स और इंसेंटिवाइज कर सकेंगे और फिर मॉनिटर भी कर सकेंगे। इससे कबल माओ ने खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने शोरका को एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क में मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ के प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार मुस्तहिक तलबा को तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। 4 साल से 22 साल तक की उम्र के बच्चे वजीफे के मुस्तहिक होंगे, जो कि मुस्तहिक वालिदैन को दिए जाएंगे। एहसास के दायरे कार में बहुत से प्रोग्राम हैं। वज़ीर आज़म की खास हिदायत पे फूड ट्रक्स चलाए जाते हैं, पनाहगाहें बनाई गई हैं। सबसे अहम बात ये कि हमारा सर्वे अब मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि सर्वे की बुनियाद पे ये जो तमाम बेनिफिट्स हम देते हैं उनको वसी से वसी तर किया जा रहा है। मगर ये एक कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है। कच्ची जमात से लेके 12वीं जमात तक पाकिस्तान के 160 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इस वक्त चल रहा है। इस मौके पर दस्तावेजी प्रोग्राम पेश किए गए, जिनमें बच्चों की तालीम के हसूल में गुर्बत को रुकावट करार दिया गया और स्कूल वज़ाइफ स्कीम के खदोखाल पर रोशनी डाली गई। इन वज़ाइफ के हसूल के लिए जरूरी है कि बच्चे स्कूल में 70% हाजिरी को यकीनी बनाएं। प्रोग्राम में बच्चियों के लिए खसूसी तौर पर वजीफे की रकम ज्यादा रखी गई है। एहसास के तहत जितने भी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, इनमें बुनियादी तौर पर गरीब और महरूम तबके का ख्याल रखा गया है, ताकि खुशहाल माशरे का क़याम मुमकिन बनाया जा सके। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स वसूलियों के हवाले से एक अच्छी खबर देते हुए कहा है कि FBR ने जुलाई से अगस्त की मुद्दत में हदफ से 23% ज़ायद यानी कि 850 अरब टैक्स इकट्ठा किया। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माली साल के पहले 2 माह की टैक्स वसूलियाँ सालाना बुनियादों पर 51% इजाफे की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि माली साल 5,829 अरब का टैक्स वसूली का हदफ बआसानी हासिल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ।
इस इजलास में पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना सिंध और चेयरमैन FBR समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जनरल सेल्स टैक्स के मामले पर हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया और इस तवक्को का इजहार किया कि नेशनल टैक्स काउंसिल की छतरी तले वफाकी और सूबाई हुकूमतें हम आहंगी के साथ टैक्सों के दायरा कार से मुतालिक मामलात पर आगे बढ़ेंगी ताकि ताजिर बरादरी को सहूलत और कारोबारी लागत में कमी आए। उन्होंने शुरा पर जोर दिया कि वो टैक्स के ज़ेर अल्तवा मामलात पर मिलकर काम करें ताकि सूबों और वफाकी हुकूमत के दरमियान GST को हम आहंग करने से मुतालिक इंतजामात को जल्द हतमी शक्ल दी जा सके। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना ने नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs पर पेशरफ्त, FBR और सूबों के ख़जाना डिपार्टमेंट्स के इनपुट और टैक्स से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़राए ख़जाना ने वफाकी हुकूमत के इक़दाम का खैर मकदम किया और मुल्क की बेहतरी और माशी तरक्की के लिए नेशनल टैक्स काउंसिल की छतरी तले आगे बढ़ने की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा है कि अगस्त में बरामदात में गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 43% इजाफा हुआ है, जबकि अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि अगस्त 2021 में कुल बरामदात का हजम 2 अरब 25 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। बरामदात का हदफ 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रखा गया था। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में कुल बरामदात 1 अरब 58 करोड़ 40 लाख डॉलर की थी। इसी तरह रवां साल अगस्त में बरामदात में गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 43% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से ये बताते चलें कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी एक ट्वीट हमने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हदफ है टैक्स वसूलियों के हवाले से वो बहुत आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही अभी जो हमने आपसे खबर शेयर की, जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में एक नेशनल काउंसिल का भी इजलास हुआ है, इसलिए हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो मुल्की मईशत है वो दुरुस्त समत में गामजन है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लाइन पर माहिर इक़्तिसादी उमूर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने। उनसे इस हवाले से हम मज़ीद डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, हमें वक्त देने के लिए। हाँ जी, ये बहुत अहम इजलास हुआ है जो वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें नेशनल टैक्स काउंसिल का ये पहला इजलास था, जिसमें तमाम वजीर खजाना जो थे शायद सिंध के उसमें शरीक नहीं हुए हैं और दूसरे प्रोविंसेस से तमाम खजाना आए हैं। सिंध से शायद जो सेक्रेटरी थे खजाना उन्होंने सच की। और देखिए, बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त हम ये चाहते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर और सेंटर के अंदर एक बहुत ही हम आहंगी हो, खास तौर पे GST के मुकाबले में, क्योंकि GST एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि जो हमने टारगेट्स पूरे कर रखे थे FBR के, वो टारगेट्स बड़े पूरे हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये 2 महीनों में, क्योंकि जुलाई और अगस्त की जो फिगर्स आए हैं उसके अंदर भी इजाफा देखने में आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। FBR में कुछ तब्दीलियाँ भी हुई हैं और ख़ास तौर पे जो अशफाक साहब जो हैं नए चेयरमैन आए, उनके बारे में उसको बड़ा खैर मुकदम किया है बिजनेस कम्युनिटी ने, और उनके बारे में ये है कि इज ए डूअर। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो टारगेट हमने जो है वो रखे थे वो पूरे हो जाएंगे। वसूली के जो टारगेट्स थे वो पूरे हो जाएंगे और हम इंशाल्लाह जो IMF ने हमें एक बजट दिया था 5,800 अरब का, उसको भी हम हासिल इसके अंदर कर लेंगे, जो कि बढ़िया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2013 में हमारे टोटल रेवेन्यू जो थे वो 2,000 अरब का कलेक्शंस हुआ करता था। फिर हम 2017 में 4,000 पे गए और अब हम 5,800 की सतह को हम अचीव कर रहे हैं, जो कि कमेंडेबल चीज़ है, जिसके लिए मैं PR को भी वो देता हूँ और बिजनेस कम्युनिटी को भी देता हूँ कि एक बड़ा अच्छा उनका वो ताउन है और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ। सही सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़जाना साहब का जैसा कि कहना है कि नेशनल टैक्स काउंसिल के तहत जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं, हम आहंगी के साथ वो टैक्सों के दायरा कार से मुतालिक मामलात पर आगे बढ़ेंगी ताकि ताजिर बरादरी को सहूलत फराहम की जा सके और कारोबारी लागत में भी किसी हद तक कमी लाई जा सके। किस कदर अहम देख रहे हैं इस बात को, और इस ज़मीन में जो ताजिर बरादरी है उसकी डिमांड्स क्या हो सकती हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सेंटर जो है वो भी टैक्स के लिए ताजर पे कर रहे हैं, खासतौर पर प्रोविंसेस जो होते हैं वो भी कुछ अपने टैक्सेस भी लगा के वो करते हैं। तो इस बार इसका जो मेन काउंसिल का जो है वो ये है कि ताजरों को फैसिलिटेट किया जाए, उनको प्रेशराइज नहीं किया जाए
کہ وہ ایسا نہیں ہو کہ پروونس جو ہیں وہ اپنے کچھ ٹیکسز ان کے اوپر لگا رہے ہیں، سینٹر جو ہے وہ بھی ٹیکسز وہ کر رہا ہے. تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہم آہنگی اگر ان کے اندر ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس بار شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک چیز اچھی ہے کہ وہ ہمیشہ خاص طور کے اوپر جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو اور ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے پروونس کے لیول کے پر. تو میرے خیال سے یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور اس کو کافی ہم نے اپریشیٹ کیا ہے جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے. اچھا مرزا صاحب، اگست 2021 میں کل برآمدات کا حجم 2 ارب 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہا، جبکہ برآمدات کا ہدف 2 ارب 40 کروڑ ڈالر رکھا گیا تھا. یہ ایک مثبت، ایک پازیٹیو رجحان ہے، اور میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ جاری رہے. دیکھیے بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں، خاص طور کے اوپر جو والیوم آیا ہے ان 2 مہینوں کا وہ بہت اچھا ہے. وہ تقریباً 2 بلین اور 25 کروڑ روپیز آیا ہے، جو ویری کلوز ٹو ہم نے جو ٹارگیٹ رکھا تھا. اور اگر ہم اس کو لاسٹ ایئر سے کمپیئر اگر آپ کرتے ہیں تو ہمارا 1 بلین اور 58 کروڑ روپیز کا تھا. تو اٹ مینس کہ تقریباً کوئی 43% کی اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ چیلنجز آتے ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں. کووڈ سے کچھ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوئی ہیں اور کچھ کنٹریز نے اس کو اویل کیا ہے. خاص طور پہ امریکہ اور یورپین کنٹریز جو ہیں ان کا اس وقت یہ ہے کہ پریشر ہے کہ چائنا سے وہ اپنی امپورٹس کو کم کریں. اور دوسری بات یہ ہوا کہ انڈیا کے اندر کووڈ جو تھا اس نے بہت تباہی مچائی ہے، بنگلہ دیش میں بھی مچائی ہے. تو پاکستان کی طرف کئی ایکسپورٹس کے آرڈرز جو ہیں باہر سے ہمارے ڈائیورٹ ہوئے ہیں، اور جو ریفلیکٹ ہو رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان 2 مہینوں میں 2 بلین 25 کروڑ روپیز حاصل کیا ہے مطلب ہماری ایکسپورٹ سے، تو ایک بہت اچھی چیز ہے. اور انشاءاللہ ہم کوئی 30 بلین تک ہم جا سکتے ہیں اگر ہم اس فیگر کو لے کے چلتے ہیں. مگر ساتھ ہی تھوڑی سی ایک پرابلم یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہماری امپورٹ میں بھی کافی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور آل ٹائم ہائی اس وقت ہماری امپورٹ بھی زیادہ ہو گئی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو تقریباً کوئی کسی مہینے 4 بلین، کسی 4.5 5 تک پہنچی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اگر ہم دیکھیں گے تو اگر ہم 30 بلین کی ایکسپورٹ حاصل کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ 60 بلین کی طرف چلی جائیں. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی امپورٹ کو بھی تھوڑا سا کم کریں. لاسٹ ایک سب سے اچھی چیز یہ ہوئی تھی اس سے بھی لاسٹ ایئر کہ ہم نے اپنی امپورٹس کے اوپر بہت قابو پا لیا تھا، اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بہت حد تک ختم ہو گیا تھا. مگر اس بار یہ ہے کہ جہاں ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تو ہماری امپورٹس کے اندر بھی تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے، جس کے اندر کمی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مرزا صاحب، ہم اوور آل اگر سچویشن کو دیکھیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ بھی کیا اس کے اندر انہوں نے بتایا بھی کہ 23% جو ہے وہ اضافہ بھی ہوا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ٹیکس کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی، ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو اوور آل آپ کو یہ ٹرینڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ کون سا ایریا ہے جہاں پر امپروومنٹ زیادہ آئی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ریٹرن ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے کچھ شعبوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے بجٹ کا جو ہوتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ آٹو سیکٹر جو ہے ہمارا، اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے، اور گاڑیوں کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے. اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر بھی اچھا جا رہا ہے، فارماسیوٹیکل سیکٹر بھی اچھا جا رہا ہے. تو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہوئی ہے. ہمیں تھوڑی سی ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کاٹیج انڈسٹریز ہیں ہماری یا اسمال اسکیل کی جو انڈسٹریز ہیں اس کے اوپر بھی ہم دیں، کیونکہ اس بار زیادہ جو قرضے لیے گئے ہیں جو بینک سے لیے گئے ہیں وہ لارج اسکیل جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے اس کے اندر لیے ہیں، مینوفیکچرنگ کمپنیز. تو یہ کچھ شعبے اچھے کر رہے ہیں جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری سب سے اچھی چیز ہو رہی ہے ایکسپورٹس کے اندر. دیکھیے جی وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہماری پرفارمنس بہت اچھی امپروو ہو سکتی ہے. ایک آئی ٹی کا شعبہ ہے. آئی ٹی کے شعبے میں اس وقت انڈیا کی ایکسپورٹ 100 بلین سے زیادہ ہے، جبکہ ہماری جو ہے ایکسپورٹ وہ صرف 2 بلین ہے. تو پوری امید ہے کہ اس بار ہم ایک آئی ٹی کے شعبے کے اندر ہم اس کے اندر اضافہ کریں گے. اور جیسے کل ہی آپ نے دیکھا ہے ہم اس کے اندر بھی کر رہے ہیں کہ یہ سیل ٹیلی فونس وغیرہ جو ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں مینوفیکچر کیا جائے بلکہ ان کو پاکستان سے ایکسپورٹ کیا جائے. تو ان تمام چیزوں پہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نان ٹریڈیشنل آئٹم، یعنی کہ اس
कभी इसमें इन पर तवज्जो नहीं दी। इसमें सबसे बड़ा जो एरिया है वो हमारा आईटी का है। अगर आईटी पे हम अगर तवज्जो देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि विद इन 2 years हम $10 बिलियन तक की एक्सपोर्ट्स जो हैं आईटी के शोबे से हम हासिल कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे और अपनी माहिराना राय से हमें आगाह कर रहे थे। इकॉनमी के हवाले से बहुत तफसीली उन्होंने बात की। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे शहदाए वतन की। हम कोई शहादत भूले नहीं हैं और हमारे वतन के जो शहदा हैं वो यकीनन हमारा फ़ख्र हैं। 65 की फ़तह को 56 साल मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान की आज़ादी और अमन के शहदा की क़ुरबानियों का ये समर है कि आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और आज़ाद वतन के शहरी कहलाते हैं। पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में अपने शहदा को याद किया जा रहा है और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश किया जा रहा है। आपको बताएं कि लोग शहीदों के लवाहिकीन को खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। शहर शहर गाँव गाँव शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश किया जा रहा है, जबकि पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने यौम दिफा व शहदा के हवाले से एक वीडियो भी जारी की है, आपके साथ शेयर करेंगे। तक ये पाकिस्तानी कौम, ऐसी माएँ, ऐसी बीवियाँ, ऐसी बेटियाँ जो अपने वालिद को, जो माएँ जो अपने बेटों को इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी, तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हीरो वो है जिसने मुल्क के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, बगैर किसी से पूछे अपनी जान मुल्क में निछावर कर दी। ये हमारे रियल हीरोज हैं, असल हीरो ये हैं। और वो कौमें जो अपने हीरोज को भुला देती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया की कोई भी चीज उस कुर्बानी का नेम बदल नहीं हो सकती जो एक शहीद ने इस मुल्क के लिए पेश कर दी। आगे बढ़ते हुए कुछ आपको बताएंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जिन्होंने सेनेट की ख़ारजा अमूर की कायमा कमेटी में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि उन्होंने कमेटी ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर कमेटी में मौजूद तमाम जमातों को एतमाद में लिया है। सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इजलास था और आज फॉरेन रिलेशंस कमेटी को मैंने इस वक्त तक जो अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है जो कि इवॉल्व कर रही है उस पर मैंने उन्हें एतमाद भी लिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, जो बलूचिस्तान की जमातें सब मौजूद थी और हमारा एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ कि पार्लियामेंट की जितनी पार्टीज आज इजलास में मौजूद थीं उन्होंने पाकिस्तान की हिकमत अमली को सराहा है कि इस वक्त तक पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो रोल प्ले किया है, चाहे वो पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का हो, चाहे वो इवैक्यूएशन का मसला हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जो हमारी PIA की फ्लाइट गई है, जितने इकदाम उठाए गए हैं, चाहे जो मेरा रीजनल आउटरीच का अभी जो मैं 4 ममालिक में गया उनकी कंसर्न्स सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने के लिए सब ने उस पर इत्तफाक का इजहार किया और इत्मीनान का इजहार किया। इंशाअल्लाह हम ये जो मशावरत का सिलसिला है इसको जारी रखेंगे। प्रोग्राम में अब नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर और बात करेंगे अमरीकी सदर जो बाइडन की। सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंग अमरीका के मफाद में कभी भी नहीं थी और इस जंग को बहुत अरसा कबल बंद हो जाना चाहिए था। व्हाइट हाउस से कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ये लड़ाई उस वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब मई 2011 में उसामा बिन लादेन को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया और अलकायदा का कलाकमा किया गया। सदर ने याद दिलाया कि दाइश खरासान जैसे दहशतगर्द गिरोह के साथ लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, इसे न माफ़ किया जाएगा न भुलाया जाएगा। हालिया काबुल मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1,20,000 से ज़ायद अफराद का इनखला किया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इनखला किसी भी और मुल्क ने नहीं किया। अफगान लड़ाई पर आने वाली लागत का जिक्र करते हुए सदर जो बाइडन ने कहा कि इस पर $2 ट्रिलियन खर्च आए। 2400 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों ने जान का नजराना पेश किया, जिनमें 13 फ़ौजी चंद ही रोज़ कबल दाइश खरासान की दहशतगर्दी के दौरान हलाक हुए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान का मसला बंदूक के ज़ोर पर हल नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इसके इत्तेहादी 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान के मसले को ताकत के बलबूते पर हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत मुल्क के कई रहनुमा इस मसले के सियासी हल पर जोर देते रहे। अमरीकी इनखला के बाद ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सच्चाई साबित हो गई है। दिफाई तज्ज़िया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सही साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि DW को बताया कि पाकिस्तान ने बारहा अमरीका से कहा कि अफगानिस्तान का सियासी हल तलाश किया जाए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। और नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत ने एक इजाज़तनामा जारी किया है जिसके तहत अमरीका और इसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने की इजाज़त दे दी गई है। अमरीकी महकमा खजाना की तरफ से जारी किए गए इजाज़तनामे के तहत अमरीका और इत्तेहादी ममालिक अफगान अवाम को खुराक और अद्वियात फराहम करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से ही एक और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान की रहबर शूरा ने हुकूमत की तश्कील के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है, जबकि शूरा का 3 रोज़ा इजलास कंधार में तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह की सरबराही में हुआ। इजलास में काबीना के लिए नामों और जिम्मेदारियों के तयन की मंजूरी के अलावा मुल्क में अमन व अमान यकीनी बनाने और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम फैसले किए गए। अमीर की जानिब से तालिबान क़यादत को हुकूमत साजी और निज़ाम में इश्तराक समेत दीगर ज़रूरी उमूर के लिए हिदायत भी जारी की गईं। अफगान तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पंजशेर में तालिबान के जानी नुकसान के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। पंजशेर में तालिबान और मुखालिफिन के दरमियान झड़पों की इत्तलात हैं, ताहम कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजशेर हमले में 2 तालिबान जख्मी हुए। मुखालिफिन की 3 अहम पोस्टें तालिबान के कब्जे में आ गई हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम खून रेजी के बजाय पंजशेर के मामले का हल बाहमी अफहम व तफहीम से चाहते हैं। इससे पहले मुजाहमती ग्रुप के तर्जमान फ़हीम दश्ती ने दावा किया था कि झड़पों में 8 तालिबान हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने कहा है कि वो नई हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत करेंगे। एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान क़यादत ने उन्हें कहा है कि हिज़्ब इस्लामी के अरकान मुस्तक़बिल की हुकूमत में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि वो इस्लामी और ख़ुद मुख्तार हुकूमत की हिमायत करेंगे। और नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो उन्हें तस्लीम करें। तालिबान के सकाफ़ती कमीशन के रुकन अहमदुल्लाह वासिक ने कहा है कि हम आलमी बिरादरी, इलाकाई और हमसाया ममालिक को यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दुनिया को चाहिए कि वो अफगान हुकूमत को तस्लीम करे और तामीर नौ में हमारी मदद करे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका और दूसरे मुल्कों से कहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करें। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि अमेरिका काबुल में अपना सिफारतखाना दोबारा खोले। अमेरिका ने अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के दौरान मुआवनत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला का मिशन मुकम्मल हो गया है। अमरीका खित्ते में सिफारती सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। ट्वीट में कहा गया है कि अमरीका इनखला में मुआवनत पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ भरपूर ताउन कर रही है और कोयटा में कायम अफगान कौंसलेट मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ये बात कोयटा में कायम अफगानिस्तान के कौंसलेट के कायम मुकाम कौंसल जनरल अब्दुल खालिक अयूबी ने PTV न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में बताई। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के आवाम को सफरी और तिजारती सहूलियात की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है और जब से अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है हमारा कौंसलेट सिर्फ शुरू में 2 दिन आशूरा मुहर्रम की तातीलात के बायस बंद रहा। कायम मकाम कौंसल जनरल अब्दुल खालिक अयूबी ने कहा कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आए हम उनके साथ हैं क्योंकि हम एक निज़ाम के साथ जुड़े होते हैं। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को 75 साल हो गए, उसका उत्सव हम मना रहे हैं। और जिस किसानों ने देश के स्वतंत्रता के लिए बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिया, उसको आज भी आप गुलाम समझते हो। पर सरकार फिर भी मतलब अपनी एक जिद ते अड़ी हुई है। मतलब वो कहती है भी मेरी जिहड़ी ईगो है, मतलब मेरी धौण नीवी ना होवे। किसान दी लड़ाई नहीं हैगी, साडी होंद दी लड़ाई है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सितंबर के आखिर तक मुल्क के 24 शहरों के लिए वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके तहत मुल्क के 60% अहल आबादी की जुज़वी जबकि 40% अहल आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जाएगी। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगरचे ये मुश्किल अहदाफ हैं मगर सख्त कोशिशों से ये अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। असद उमर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पहली मरतबा एक ही दिन में 15,90,000 वैक्सीन लगाई गईं। गुज़िश्ता रोज़ 10,71,000 अफराद को पहली जबकि 5,19,000 अफराद को दूसरी खुराक लगाई गई, जो कि अब तक की एक ही दिन में लगाई जाने वाली सबसे ज़्यादा खुराकें हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर 8 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समाअत शुरू की तो मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में मौजूद नहीं थे। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ की जानिब से भी इल्तवा की दरख्वास्त पेश की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपील कुनंदगान की अदम मौजूदगी पर जमानत खारिज करने की सदा कर दी। अदालत ने कहा कि क्या मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अदम हाजिरी पर सख्त ऑर्डर जारी कर दें। मरियम नवाज दौरान समाअत कमरा अदालत पहुंची तो कारकुनान के शोर शराबे पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पहले तो नहीं लेकिन अब जमानत मंसूख कर ही देनी चाहिए। जिस मुल्जिम को अदालत के एहतराम का ख्याल नहीं वो जमानत का भी हकदार नहीं। उन्हें यही नहीं मालूम कि अदालत में पेश किस तरह होना है। यकीनी बनाएं कि आइंदा अदालती डेकोरम का ख्याल रखा जाए। इतलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मरियम नवाज जुर्रत से काम लेते हुए अपनी और नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ इल्तवा लेने के बजाय रोज़ की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त दें। अहम मुल्की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि जुलाई 2018 में शरीफ फैमिली की जानिब से सज़ाओं के खिलाफ अपील दायर की गई। क्या ही अच्छा होता कि ये इल्तवा के बजाय केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कराने की बात करते। 7 साल इनको केस में सज़ा हुई, उस केस की अपील इन्होंने दायर की और अपील दायर करने के बाद अभी तक जो है वो 10 एडजर्नमेंट्स जो है वो ये ले चुके हैं। नवाज शरीफ भगोड़े बन के बैठे हैं और यहाँ पर जो मरियम सफदर हैं वो इल्तवा के पीछे छुपती जा रही हैं और पूरी कौम जानती है कि ये वही केस है जिस केस में ये कतरी खत सामने लेकर आए थे और कतरी खत के ज़रिए इन्होंने अपना मजाक बनवाया था। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये एहतसाब के अमल को ये इंतकाम के तौर के ऊपर पेश करना शुरू कर देते हैं। इनको चाहिए ये कहें कि केस की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो हेयरिंग की जानी चाहिए। इन सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप लोगों ने जो मुल्क को लूटा है, जो लूटमार की है, उस लूटमार का जो है वो आपको हिसाब देना पड़ेगा और अब हम आपको मज़ीद इल्तवाओं के पीछे जो है वो नहीं छुपने देना चाहते। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और मीडिया की तरक्की पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक बिल बिलावल की कायमा कमेटी में रुका हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा है कि अदलिया की आज़ादी और इदारा जाती खुद मुख्तारी की कमी के हवाले से कोई तजवीज़ या बिल हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। अपने बयान में मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के जजों की तैनाती के हवाले से हुकूमत ने कोई आइनी बिल तैयार किया है, ना ही किसी बिल की तायीद की है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और इस हवाले से सदर पाकिस्तान के इख्तियारात, हाई कोर्ट के जजेस की उम्र में इजाफे और सीनियरिटी के हवाले से भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں تحریک انصاف دوبارہ کامیابی حاصل کرے گی، اور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات قواعد و ضوابط کے تحت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئے لوگوں کو آزاد الیکشن لڑنے کا موقع دیا ہے۔ اعجاز چودھری نے کہا کہ مسلم لیگ نون بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ جولائی کے اندر 2 بڑے انتخابات ہوئے ہیں، جس میں سینٹرل پنجاب میں 7 کی 7 نشستیں واضح مارجن سے الحمدللہ تحریک انصاف نے جیتی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آگے کیسے بڑھا جائے، اور کوئی یہ پوائنٹ بھی نہیں اٹھا سکے اس کے اوپر۔ آپ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے اندر پھر نہ جانے کیا ہو جائے گا، اور بالخصوص کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر آپ کو اتنا پریشانی ہے الیکشن کی، تو کیوں نہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ آپ آ جاتے، جس کے اوپر ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر آپ ایک بھی ویلڈ اعتراض نہیں کر سکے آج تک۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے اذان مغرب کا، سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान ने मुलाकात की। इन अफसरान ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के लिए बेहतरीन कारकर्दगी और फ़र्ज़ शनासी का मुज़ाहरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मज़लूम की दाद रसी पुलिस का बुनियादी फ़र्ज़ है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि RPOs और DPOs समेत पुलिस अफसर थानों की मौसर मॉनिटरिंग जारी रखें। इस सिलसिले में हर ज़िले में ख़वातीन पर तशद्दुद के सद्देबाब के लिए खुसूसी सेल कायम किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि खिदमत हमारा मंशूर है, तमाम इलाकों में यकसा तरक्की पर यकीन रखते हैं। 2023 में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। सवात में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सवात के अवाम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने 72 सालों में पहली बार सवात को वज़ीर आला की सीट दी। उन्होंने कहा कि माजी में लोग अवाम की खिदमत के नाम पर अपनी जेबें भरते रहे, लेकिन हमने हकीकी मायनों में काम किया। कामयाब जवान प्रोग्राम से नौजवानों का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया और हज़ारों नौजवान कारोबार के मालिक बन गए। आदाद शुमार के मुताबिक कामयाब जवान प्रोग्राम ने 14,275 नौजवानों में 18 अरब तकसीम करने का अमल मुकम्मल कर लिया। कामयाब जवान प्रोग्राम मुल्क भर में 30,000 नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा करने वाला प्रोग्राम बन गया है। इस हवाले से मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 लाख नौजवानों में 100 अरब तकसीम करने का हदफ दिया है। माहौलियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा है कि ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की पूरी दुनिया मोतरिफ है। पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराह रही है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिलियन ट्री मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए गए, जिससे रोज़गार के 5 लाख मौके पैदा हुए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में ग्रीन स्टिमुलस मंसूबे का आगाज़ करेंगे, जो सेहतमंद माहौल की फराहमी के सिलसिले में एक अहम संग मील साबित होगा। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सिविल एविएशन अथॉरिटी गुलाम सरवर खान से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मज़ीद सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सूबाई मुहतसिब आला बलोचिस्तान एडवोकेट नज़र मोहम्मद बलोच भी मौजूद थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मसालियत और हम आहंगी नवाब साजा शाहज़ेन बुगटी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलोचिस्तान में अमन की बहाली के हवाले से मुकम्मल मैंडेट दिया है और नाराज़ बलोच भाइयों से डायलॉग के अमल पर यकीन रखते हैं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहज़ेन बुगटी ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने जिस गलत तरीके से बातचीत का अमल बढ़ाया, हम माजी की इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब की पसमानदगी और महरूमियों के खात्मे का आवाम से किया तारीखी वादा पूरा कर दिया है। अवामी मसाइल के हल के लिए खित्ते में सेक्रेटेरिएट के क़याम, सेक्रेटरीज़ को बाख्तियार बनाने और सूबाई बजट के 33% हिस्से को इलाके की फलाह के लिए खर्च करने जैसे इक़दाम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आप मज़ीद तफसीलात जान सकेंगे शिराज दुरानी से उनकी इस रिपोर्ट में। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन्स के 11 अजला पर मुश्तमिल खित्ता जनूबी पंजाब जोग्राफियाई, सियासी, मुआशी और समाजी एतबार से ख़ास अहमियत रखता है। थल, दामान, सहराई चोलिस्तान, कोहे सुलेमान, हमवार मैदान, लहलहाते खेत और सिंधो चनाब दरियाओं की चैनलाइजेशन का दिलकश ढांचा खित्ते की खूबसूरती में बेपनाह इजाफे का बायस हैं। कुदरती वसाइल से मालामाल इस खित्ते को माजी में पसमानदा और यकसर नज़रअंदाज किया गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का अमल मुकम्मल करने के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ 17 सेक्रेटरीज और महकमों के अख्तियारात वाज़े कर दिए हैं। इस तारीखी इक़दाम से जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे और उन्हें लाहौर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। मुझे बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम से किए गए वादे की पासदारी करते हुए अमली इक़दाम उठाए। जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज़ को इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल बाख्तियार कर दिया गया है। तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए सूबाई बजट के 33% फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इस इक़दाम के बाद खित्ते में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबों का इजरा किया गया है, जिनमें से बाज़ मनसूबे तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। खित्ते में आला तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेशुमार मनसूबों की तकमील से अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म होगा। खित्ते में नए इंतज़ामी ढांचे के क़याम से अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला मुमकिन हो सकेगा। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, PTV न्यूज़ की टीम वहां पहुंची जहां अब तक कोई दूसरा चैनल नहीं पहुंच सका। सवाहत में अबा साहब चीना के मुकाम पर 2300 साल पुरानी वहाँ की खुदाई का 20% काम मुकम्मल कर लिया गया है। आपको बताएं कि 2300 साल पुरानी एक तहजीब जो कि दरियाफ्त की है PTV न्यूज़ ने, इसके आपको रोशनास करवाएंगे पाकिस्तान सुबह पाकिस्तान की एक खुसूसी रिपोर्ट के साथ। एक ऐसी जगह जहां पर आज से पहले आपको कोई चैनल लेकर नहीं पहुंचा होगा। तो आप जब आप आएंगे तो तहसील है यहाँ बरीकोट से आपने आना है वादी निजी ग्राम के बाद गाड़ी करेंगे पार्क, उसके बाद आपने करनी है हाइकिंग। आ गए हैं हम इस कमरे के अंदर। बहुत ठंडा सा कमरा है ये, और जिस तरह मैंने बाहर बताया 2300 साल पुराना। ये खिड़कियां जिस तरह बनाई गई हैं कि यहाँ से लाइट अंदर आए, हवा जो है वो यहाँ से क्रॉस हो जाए। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टूपा है। ये वो स्टूपा, जब आप वादी निजी ग्राम से हाइकिंग करते हुए ऊपर आए तो आपको ये स्टूपा नजर आएगा। सबसे पहले यही स्टूपा नजर आता है, बल्कि यही स्टूपा नजर आता था जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि इस साइड की खुदाई होनी है। माजी में खुदाई नहीं हुई। ये जो है हिंदू और बुद्ध मत का गंधारा का बहुत बड़ा तहजीब है, जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा में ये फैला हुआ है। बहुत तकलीफ दे रास्ता है, तो इसलिए रोड का बहुत बड़ा मसला। इधर पहले रोड बनाना चाहिए कि इधर टूरिस्ट और फॉरेन लंग जो लोग आता है वो लोग थोड़ा आसानी से पहुंच जाए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की टीम, सुबह पाकिस्तान की टीम आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। अल्लाह हाफिज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, और इसी तरह की एक और रिपोर्ट से आपको आगाह करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि सयाहों की नज़रों से ओझल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ वादी चुंदा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, और स्कर्दू के करीब सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ इस वादी में कुदरत के हुस्न के तमाम जलवे अपनी पूरी रानाइयों के साथ जलवा अफरोज़ हैं। वादी चुंदा के जन्नत नज़ीर नज़ारे दिखा रहे हैं निसार मेहदी अपनी इस रिपोर्ट में। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। वादी चुंदा स्कर्दू के बालाई पहाड़ी के दामन में वाक़ई एक निहायत दिलफरेब वादी, जो आपको फितरत के बेहद करीब ले जाए। ये वादी स्कर्दू एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट की मसाफत पर वाक़ई है। वादी चुंदा का शुमार गिलगित बल्तिस्तान की हसीन तरीन वादियों में होता है, जहां आसमान को छूते बर्फ पोश पहाड़, लहलहाते खेत, सरसब्ज चरागाहें, मुख्तलिफ अक़साम के अनगिनत फूल, चश्मे और खुबानी और अखरोट के बागात काबिल दीद है। चुंदा के ऊंचे आलिशान पहाड़ों पर वाक़ई गंगसिंगे ग्लेशियर को बर्फ की माँ कहा जाए तो बजा ना होगा, क्योंकि यहाँ बर्फ जन्म लेती है। इन ग्लेशियर्स की बेमिसाल सफेदी के जलवों से आसमान पर सितारे भी चमक उठते हैं। वादी चुंदा में कुछ ऐसे मुकामात भी है जहां पर लोग आज भी इंतहाई सादगी के साथ कुदरती माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खान तबसा इन्हीं जगहों में से एक है जिसे ऑर्गेनिक विलेज का दर्जा भी हासिल है। यहाँ मौजूद मलतरो सब्जगा
और मुअल्लक पुल के नज़ारे भी सयाहों पर अपना सहर तारी कर देता है। वादी चुंदा से स्कर्दू शहर, दरियाए सिंध, कोल्ड डेजर्ट और कल्ला खरपचो समेत दूर दूर तक बुलंदुबाला पहाड़ों का खूब नज़ारा किया जा सकता है। वादी चुंदा में बहार का मौसम निहायत खुशगवार होता है। बहार के खूबसूरत रंग और मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी सयाहों को बार बार यहाँ आने पर मजबूर करती है। इस वादी में खज़ां भी दिल को छू लेने वाली खुश रंग बहारें दिखलाती हैं। वादी चुंदा में सैरो सयाहत के कसीर मौक़े होने के बावजूद सयाहों की आमद-रफ्त बहुत कम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ तक रस्ते की खस्ता हाली है। अगर सयाहों की नज़रों से ओझल इस वादी तक रसाई आसान बनाए तो न सिर्फ लोग बड़ी तादाद में चुंदा का रुख करेंगे, बल्कि यहाँ के मकीनों का एक अहम मसला भी हल हो जाएगा। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।